हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आज हम आप लोग को लेकर आए हैं प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी का प्रैक्टिस सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, द टर्म ऑफ इकोनॉमी इज डिराइव्ड फॉर द वर्ड। द इकोनॉमी कौन सा वर्ड से डिराइव्ड होता है? तो सबसे पहले हम जानते हैं जिसके अंत में कल्चरल अगर है वो होता है डिराइव्ड लैटिन वर्ड से। जिसके लास्ट में नोमी लगर है वो डिराइव्ड होता है ग्रीक वर्ड से। इकोनॉमी ये ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड था। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी is branches of agriculture science which deals with principle and practices of soil, water and crop management. It is called agronomy. अब हम जानते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर साइंस व्हिच डील्स विद प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड फील्ड मैनेजमेंट कॉल्ड एग्रोनॉमी। और फिर थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द ए पर्सन हु इज एक्सपर्ट ऑफ इकोनॉमी, वैसा पर्सन जो इकोनॉमी में एक्सपर्ट है या किसी उससे किस नाम से जाना जाता है? उसे कहते हैं इकोनॉमिस्ट के नाम से जाता है। बोल रहा है कि ऑर्डर इज डोमेस्टिकेटेड ऑफ एनिमल, जो सबसे पहले डोमेस्टिकेटेड किया गया है उस एनिमल को ऑर्डर में सजाइए, जैसे डॉग सीप। डॉग सबसे पहला है तो उसके बाद सीप है, उसके बाद गोट है। डॉग आपका 10,000 ईस्वी में किया गया था। सीप हो गया 8700 में। गोट हो गया। उसके बाद वो रहा है कि द क्रॉप इज कल्टिवेटेड इन वर्ल्ड। फर्स्ट में सबसे कल्टिवेटेड कौन हुआ था? तो बीट राइस, वीट और बार्ले था 7500 में। ई पोल्यूज का इन्वेंटेड कब हुआ था? 7500 BC में कल्टिवेटेड किया गया। पोल्यूज का इन्वेंटेड कब हुआ था? तो 2900 BC में। इरिगेशन फार्मिंग जो स्टार्टेड कब हुआ था? 2900 BC में। अर्लीस्ट राइस कल्टीवेटर इज कौन सा? दक्कन रीजन में। मॉडर्न एग्रीकल्चर वाज स्टार्टेड इज 18th century। द जॉइंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रेवेन्यू और कॉमर्स इज एस्टैब्लिश इंडिया कब स्टार्ट हुआ था? 1870 ईस्वी में। इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च आई ये जब पूछा इंडिया कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च पूछा में कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। 1905। आज जान रहे हैं कि पूसा किसके नाम पर रखे हैं? पूसा होता ना, पूसा डिराइव होता दो वैसे, एक पी एक होता यूएसए। मतलब ना हेनरी फिप्स एक साइंटिस्ट थे। एक हेनरी फिप्स थे था जो योगदान दिए हैं पूसा के कॉलेज को बनाने में सबसे ज्यादा फंड उसी ने दिया था, हेनरी फिप्स। उन्हीं का था, फिप्स से लिया गया पी और वो यूएसए से बिलोंग करते थे, ये कारण उनका लिया गया यूएसए, इसलिए इसका पूरा नाम दे दिया है गया है पूसा। इसके आधार पर देखा तो हेनरी फिप्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे ज्यादा फंड दिया था अंग्रेज शासन काल में इसको पूसा कॉलेज को बनाने में, इसे उसका नाम दे दिया पूसा। इंडियन ब्रीड शुगर केन ब्रीडिंग स्टेशन स्टडीज का था 1912 से। फर्स्ट सिंथेसिस फर्टिलाइजर इंडस्ट्री कहाँ? ला ला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बी पीजीआर का फुल फॉर्म नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सेंट्रल एरी जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो जोधपुर में है। इसी से सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में। द फर्स्ट डेवलपमेंट कब हुआ था? 1960 ईस्वी में हुआ था। ये आपका गलत है, ये जो आपका होता है फर्स्ट एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट 2060 में। कौन सा ऐसा कॉलेज जहाँ सबसे फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो वो हुआ था सबौर। सबौर में फर्स्ट एक्सटेंशन की पढ़ाई स्टार्ट हुई थी, सबौर भागलपुर। इंडिया कैन बी क्लासिफाइड कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन? 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन। बीट ओट बार्लेट ग्राम ये जब मस्टर्ड कौन सा टेम्परेट में होता है? ये किस लिए होता है? कौन सा क्रॉप होता है? तो रबी क्रॉप होता है, रबी क्रॉप। सहने पे एग्जाम्पल होता है ग्रीन मैन्योर का। सहने कस्टर्ड जो बिलोंग टू इफ्रोबिएसी फैमिली का होता है। टिलियसी का क्या होता है? तो टिलियसी का जूट होता है। मालवेसी का कौन होता है? तो मालवेसी का ओकरा होता है। कंपोजिटी का शुगर सनफ्लावर होता है। और ऐसा क्रॉप जो प्लांटेड अराउंड द फील्ड इज अट्रैक्ट ऑफ इंसेक्ट इज अ फेनोमेना इज अ पैरासाइट, इट इज कॉल्ड ऑफ द। कौन सा ऐसा क्रॉप होता है जो फील्ड के अराउंड हो जाता है? उसे कहते हैं ट्रैप क्रॉप।
नर्स क्रॉप का होता है, तो नर्स क्रॉप होता है वो एक प्लांट होता है दूसरे प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, उसे नर्स क्रॉप कहते हैं। मल्च क्रॉप क्या होता है, तो वैसे मल्च का मतलब होता है कि इवो ट्रांसपिरेशन को ब्रोकन करना रोकता है, उसे कहते हैं मल्च क्रॉप। गांठ क्रॉप कहता है एक क्रॉप दूसरे क्रॉप को प्रोटेक्ट करता है। जैसे में आप सब फ्लावर को ले लीजिए, उसे बॉर्डर क्रॉप भी कहते हैं। ये पीक पीक के अराउंड लगाया जाता है। अगर कोई गार्ड क्रॉप का मतलब है कि उसके अराउंड लगाया जाता है, अगर जैसे कोई पशु अटैक कर देता है या कोई भी कर देता है तो आगे वाले क्रॉप को खाता है, जो उसके अराउंड लगाया जाता है, बाकी जो उसका मेन क्रॉप है सेफ होता है, उसे कहता है गार्ड क्रॉप। कौन द क्रॉप इज ए ग्रोइंग रेसिस्ट सॉइल इरोजन इज कॉल्ड इरोजन रेसिस्ट क्रॉप। कौन सा ऐसा क्रॉप है ग्रोइंग रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल इरोजन रेसिस्ट क्रॉप। औकात बोला कौन सा भी महाराष्ट्र इज 60 से 70% ऑफ टोटल रेनफॉल। जैसे कौन सा मानसून, तो मानसून होता है साउथ वेस्ट। यही साउथ वेस्ट मानसून को ग्रैंड मानसून कहते हैं। इसमें मिनिमम 75% जो होता है आपका, 75% जो होता है साउथ वेस्ट मानसून में, ये आपका बारिश हो जाता है। साउथ वेस्ट मानसून से ज्यादा बारिश होता है टोटली 75%, इसलिए कहते हैं ग्रैंड ग्रैंड मानसून के से नाम जाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक बाय बंगाल, एक बाय बंगाल भी होता है। एक अरेबियन वाला होता है, एक बाय बंगाल दो रहता है। फर्स्ट जो मानसून स्टार्ट होता है वो एक फर्स्ट वीक ऑफ जून में होता है, एक केरला से स्टार्ट होते हुए जाता है, और लास्ट में वो दोनों जब मिलता है वो दिल्ली में जाके मिलता है, बाय बंगाल और अरेबियन सागर। डीटीटी सिंथेसिस 5 वालों का भी था 1874 ईस्वी में डीटीटी का सिंथेसाइज किया था। यूरिया का सिंथेसाइज कौन किया था, तो बहलोर ने किया था, WHOL यूरिया यूरिया का किया था सिंथेसाइज। बोला कि द फादर ऑफ इकोनॉमी जो कॉल्ड ऑफ द फादर इकोनॉमी किसे का फादर कहा था, पिट्रोडेकेसिस का था। जेथरो टूल को कहा जाता है, जेथरो टूल को कहा जाता है आपको फादर ऑफ द बीट साइंस और फादर ऑफ टिलेज। टिलेज का फादर क्यों कहा जाता है, टिलेज का फादर इसलिए कहा था कि सबसे पहले इन्हें इन्वेंट किया था सीड ड्रिल और हाउस होइंग का, इसलिए इन्हें फादर ऑफ टिलेज कहा जाता है। अब फादर ऑफ बीट साइंस क्यों कहा था, तो सबसे पहले बीट जो क्वांटिटी थे वो जेथरो टूल ने देते हैं। पीटो ड्रेसेन जी को फादर ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है या फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी के से जाना जाता है। पीटो ड्रेसेन जी ने एक बुक लिया था ओपुस रुलामिया कामो ड्रामा। लिविंग कहा जाता है फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, इट इज आल्सो नो लिविंग, जस्ट वन लिविंग। और सेवेंटी कौन सा लिखे थे, जेथरो टूल ने लिखा था। फादर ऑफ टिलेज आपको बताए थे जेथरो टूल, ये हो गया। ऑथर ऑथर यहाँ कौन सा बुक लिखा था, एनल ऑफ एग्रीकल्चर। द मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल टूल एंड इम्प्लीमेंट इज कॉल्ड ऑफ टिलेज। फिजिकल कंडीशन द्वारा जो रिजल्ट होता है टिलेज को उसे कहते हैं टिल्थ। टिल्थ मतलब पूरा मीन भुरभुरा कर देना, उसे कहते हैं टिल्थ। नेक्स्ट बोल रहा है कि इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड, सॉइल का कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो होने से डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीगेट और फ्रीवेल सॉइल इज बोथ दोनों होना चाहिए। कैपिलरी एंड नॉन कैपिलरी फॉर जो मोस्ट ऑफ द कितना क्रॉप प्रोडक्शन के लिए 50-50% होता है। कैपिलरी फोर होता है 0.6 0.6 होता है, इसका नॉन कैपिलरी 0.6 होता है। कपलरी वाटर में सबसे ज्यादा अवेलेबल वाटर होता है, इस कपलरी वाटर को इजिली अपने आप टेक कर लेता है प्लांट। उसके बाद चलता है ऑब्जेक्टिव, टिलेज का ऑब्जेक्टिव कहाँ होता है, तो टिलेज का ऑब्जेक्टिव होता है वेट का कंट्रोल करना, इम्प्रूव करना इवेशन को, सुटेबल सीड बेड का प्रिपरेशन करना, बहुत सारा टिलेज का ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे समर प्लू जो हम कर देते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, डिजीज का इन्फेस्टेशन कम जाता है, पेस्ट का इन्फेस्टेशन कम जाता है। गुड्स वाला स्ट्रक्चर जो कौन सा होता है, तो गुड्स वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रमी होता है, क्रमी होता है। यहाँ पर गलती यहाँ पे क्रमी होता है, बेस्ट वाला स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर प्रोडक्शन होता है। टिलेज क्या कहता है, टिलेज इंप्रूव करता है इन्फिल्ट्रेशन को, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी को। टिलेज ऑल ऑफ दिस चाहिए, लेकिन मोस्टली इन्फेक्ट करता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इन्फिल्ट्रेशन को भी इन्फेक्ट इंप्रूव करता है। इन्फिल्ट्रेशन क्या है, तो इन्फिल्ट्रेशन मतलब होता है फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर इज इक्वल टू इन्फिल्ट्रेशन। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की बात करें कितना कौन सा ऐसा सवाल है सबसे ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को ऑब्जर्व करता है, उसे कहते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की बात करें तो सैंडी सॉइल का सबसे ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है सैंडी सॉइल का। द क्रॉप व्हिच रिक्वायर फाइन सीड, कौन सा क्रॉप जिसका फाइन सीड हो, जैसे ऑल ऑफ द लीसन हो गया ऑनियन के लिए, फिंगर मिर्च के लिए फाइन सीड मतलब पूरा महीन चाहिए।
टीलेज कितना परसेंट, तो 30% ऑफ कॉस्ट। जितना भी आपको कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, मतलब एक फील्ड में आपको प्रोडक्शन करने में जितना रुपया लगेगा उसका 30% आपको टिलेज में लग जाएगा, जुताई का ही रुपया लग जाएगा। डीप टिलेज प्रेफर करता है लॉन्ग ड्यूरेशन और डीप रूटेड क्रॉप में, रूटेड में, ड्राई लैंड में डीप टिलेज प्रेफर करता है। ये क्रीडा 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 ने दिया था, 3 को दिया था, एक सैलो, एक मीडियम, एक डीप। सैलो जो दिया था वो 5 से 6 सेंटीमीटर दिया था। डीप तो जो मीडियम दिया था वो 15 से 20 सेंटीमीटर दिया था। जो डीप होता है 25 से 30 सेंटीमीटर डेप्थ होता है। क्रिटिकल लेवल ऑफ ऑक्सीजन इज बेटर रूट ग्रोथ, 1 से 2% ऑफ क्रिटिकल लेवल होता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन कितना परसेंट प्रेजेंट होता है एटमोसफेयर में, तो 20.95 या अप्रोक्सीमेटली 21% ऑफ ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा कौन सा होता है जो प्रेजेंट होता है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट होता है वो 78% ऑफ क्या होता है, नाइट्रोजन। और बहुत बोल रहा है कि क्रॉप रिस्पॉन्स फॉर द डीप टिलेज, कौन सा क्रॉप होता है, शुगर केन। शुगर केन क्यों डीप रूटेड होता है, इसमें बहुत सारे ऐसा ऑपरेशन क्या होता है, इसका एक ऐसा ऑपरेशन क्या होता है। शुगर केन के हिसाब से कौन सा ऐसा इरीगेशन मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है माना जाता है, तो ड्रिप इरीगेशन मेथड। क्रॉप रिस्पॉन्स फॉर सैलो टिलेज के लिए कौन कौन सा, तो हो गया मिलेट, सीसे, दोनों तो सैलो टिलेज के लिए बहुत है। सब सॉरी जो कम्पेयर टू ब्रोकन ऑफ चीजल फ्लूइड। द वर्ड ऑफ टिलेज इंटरसेक्शन वर्ड से ले गए हैं, टिले और द टिलियन, मतलब होता है प्रिपेयर टू सॉइल, use and prepare to soil. Cultivation with implement the control of weed before the crop become is called क्या कहते हैं, plant tillage. ऐसा the operation of carry of a standing crop between row is a crop is called intra-culture operation और inter tillage. Primary tillage का operation क्या होता है, deep tillage. Year round of tillage is throughout the year में किया जाता है। उसके बाद अगर भी the multi-purpose implement यूज किया जाता है, मल्टीपर्पज कौन सा होता है, मल्टीपर्पज होता है। कौन सा ऑप्टिमम रेंज ऑफ सॉइल इज इफेक्टिव प्ले, 25 से 50%। इक्वल इंटर कल्चर, इंटर रो, इंटर स्पेसीज फॉलोड बाय ऑल सभी में। आज का सेशन यहीं तक सेशन समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट 51 से। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू दोस्तों।